हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करें तो वो मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं और इन मल्टी स्टेप्स में इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होती हैं। इनकी एनर्जी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखिए, ये हायर एनर्जी के होने की वजह से लेस स्टेबल होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए, शॉर्ट लाइफ वाली ऐसी केमिकल स्पीसीज जो कि हाईली रिएक्टिव होती हैं उनको ही हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और अराइन्स। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन की। देखिए, कार्बोकैटायंस एक तरह के कैटायन होते हैं जो कि कार्बन एटम से अटैच 4 ग्रुप में से एक ग्रुप को रिमूव करने से बनते हैं। अब जो ग्रुप रिमूव होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ जाते हैं। देखिए, अगर हम एक कार्बन एटम की बात करें और उससे 4 ग्रुप्स अटैच हैं, ये ग्रुप हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। अगर 4th ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ चले जाते हैं तो उस केस में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को हम कार्बोकैटायन कहेंगे। अब कार्बन एटम से जब 4 ग्रुप बॉन्डेड रहते हैं तो उस केस में वहां पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मींस इस कार्बन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन जैसे ही ये ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव हो जाता है तो उस केस में उस कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कार्बोकैटायंस ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है। और कार्बोकैटायन में ऑक्टेट को कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है, इसी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनकी लाइफ भी शॉर्ट होती है। अब कार्बोकैटायंस की बात करें तो इनके लिए कभी कभी कार्बोनियम आयन टर्म का यूज भी किया जाता है। देखिए, पहले के टाइम में हम कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन कहते थे, लेकिन ये टर्म कार्बेनाइन के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो उसके बाद हम इनको कार्बोकैटायंस कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये टर्म भी लिखी हुई मिलती हैं। अब मोस्ट ऑफ केसेस की बात करें तो उनमें हम कार्बोकैटायंस को आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये लेस स्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। फिर बात करते हैं कार्बोकैटायंस के क्लासिफिकेशन की। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कैटायनिक कार्बन के बेसिस पर हम एल्काइल कार्बोकैटायंस को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्लासिफाई करते हैं। मीन्स अगर कार्बोकैटायन का जो कैटायनिक कार्बन है वो 1 डिग्री है तो हम उस कार्बोकैटायन को प्राइमरी कार्बोकैटायन कहेंगे। इसी तरह से हम उनको सेकेंडरी और टर्सरी में कैटेगराइज करते हैं। अब मिथाइल कार्बोकैटायन की बात करें तो ये एक स्पेशल केस हो जाता है। इसमें 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ये हो जाएगा मिथाइल कार्बोकैटायन, ये हो जाएगा इथाइल कार्बोकैटायन, इसमें ये कार्बन 1 डिग्री हो जाएगा। फिर आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन में ये कार्बन 2 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन और इसको हम कहेंगे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। फिर बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए, अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो इसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। अगर ये ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाता है तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के साथ चले जाते हैं और जो कार्बन का p ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाता है। अब इसके साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए होते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाता है और जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है और जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री हो जाता है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो कार्बोकैटायन का कार्बन है उसमें एक p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, या हम कह सकते हैं जो कार्बोकैटायन का कार्बन है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इस वजह से जो कार्बोकैटायन है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं और कई सारी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, जैसे यूनिमॉलिकुलर और एलिमिनेशन रिएक्शंस हो गई। इसी तरह से डाईएजोनियम सॉल्ट्स की डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गई और कई सारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। फिर बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी की। देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो कार्बोकैटायन है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उस केस में वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। तो सिंपल हम कह सकते हैं
कार्बोकैटायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कार्बोकैटायन उतना ही लेस स्टेबल रहेगा। अब इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं वो इनकी स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। देखिए, अगर कार्बोकैटायन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं तो ये ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इससे क्या होगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, या हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उस वजह से जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज होगा। फिर अगर कार्बोकैटायन के कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं तो ये ग्रुप इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। इससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, या हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से जो कार्बोकैटायन है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम एल्काइल कार्बोकैटायन का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, टर्सरी एल्काइल कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल हैं और प्राइमरी इन तीनों में से लेस स्टेबल है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, अगर हम टर्सरी एल्काइल कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप कार्बोकैटायन के कार्बन से अटैच हैं। अब ये तीनों एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, मीन्स ये इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये टर्सरी हाईली स्टेबल रहेगा। अब सेकेंडरी की बात करते हैं तो इसमें 2 एल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट टर्सरी के कंपेरिजन में कम रहेगा। फिर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम रहेगा, तो ये लेस स्टेबल रहेगा। इसके अलावा अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो वो भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन जब होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स होता रहता है, तो उस वजह से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स होता रहता है, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे कार्बोकैटायन भी उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इसके अलावा अगर हम स्टेरिक रिलीफ की बात करें तो वो भी कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब स्टेरिक रिलीफ क्या होता है, तो देखिए, अगर हम मिथाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो उस केस में यहाँ पर जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो बॉन्ड एंगल 109.5 के आसपास रहेगा। लेकिन ये जैसे ही कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का हो जाता है। अब जो ग्रुप्स के बीच की डिस्टेंस है वो 109 में कम रहती हैं और 120 डिग्री में ज़्यादा रहती हैं, तो इस वजह से जो कार्बोकैटायन है वो इससे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रुप्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, तो इसी को हम स्टेरिक रिलीफ कहते हैं।